ठीक है, तो ये सोर्स है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे है, और यहाँ अलाइन किया गया है, और ये है हमारी गोल्ड फॉइल। ये पूरी की पूरी स्क्रीन है ZNS स्क्रीन। अगर कोई अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा तो इस स्क्रीन को हिट करेगा तो ग्लो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, देखते रहो। ये फाइल के अंदर अब हम चले गए, फाइल के अंदर हर्ष। हाँ, ये इसको रिमूव करता हूं मैं पहले। मुझे लग रहा था कि ये हर्ष कैसे आ गया यहाँ पे। देखो इसको ध्यान से, ये एक सिंगल एटम के अंदर का है, ये सिंगल एटम के अंदर है। ध्यान से देखें तो केवल एक ही बाउंस बैक हो रहा है, जो सीधा न्यूक्लियर लाइन में आ रहा है, जो सीधा न्यूक्लियर लाइन में आ रहा है। ठीक है, आगे देखो, अब इसको टाइम खराब नहीं करते ज्यादा। ये इनका मॉडल है विद इन एटम इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने क्या कहा, ये देखें आप। देखो, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ EM वेव, और ये हिट करेगा न्यूक्लियस को तो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखें, तो ये है रदरफोर्ड का फेलियर। ये रिलेशन आप सबने लिख लिए थे, ये लिखा होगा, ये कैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 θ/2, और ये लिखा कि नहीं मुझे याद नहीं, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट θ/2, बी मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर ये नहीं लिखा तो नोट कर लें। बस डेरिवेशन नहीं करना, फॉर्मूला काफी है। मेरी साउंड आ रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है सबको? गुड। आगे देखें, थोड़ा EM वेव की बात करेंगे।
ये ईएम वेव के बारे में देखें पूरा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अभी पढ़ेंगे आगे, इसको देखें ध्यान से। ये तो कोई बच्चा स्क्रैच कर गया, मैं छेड़ नहीं रहा हूं, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि पर सेकंड कितने साइकिल पास हो रहे हैं, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। पर सेकंड किसी पॉइंट से कितने साइकिल पास होंगे, वो फ्रीक्वेंसी है। ये है ईएम वेव। ध्यान दें, जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो एक्स एक्सिस है, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। एक्स एक्सिस है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड के हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, साथ ही साथ प्रोपेगेशन वाली डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हैं दोनों। तो सोर्स है यहां पे, ओरिजिन पे सोर्स है। ठीक है, ईएम वेव क्लियर हो गई, सबको विजुलाइज हो गई कैसे होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। अब टाइप ऑफ ईएम वेव की बात करें, रेडियो वेव तो खत्म हो गई, कहां गए, ये है, देखें ध्यान से। अब सारी वेव्स की मैं बात कर रहा हूं एक एक करके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दो तरह से दिखा सकते हैं, ध्यान देना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सिमम से स्टार्ट हुई है, तो ये भी मैक्सिमम से स्टार्ट कर सकते हैं, और दोनों वेव को ओरिजिन से भी स्टार्ट करके दिखा सकते हैं। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये 12th में पढ़ेंगे, फिजिक्स में आएगा। रियलिटी में ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। लिखना नहीं है, विजुलाइज करते रहो। लिख चुके हैं जो लिखना है लास्ट क्लास में, करेक्टरिस्टिक लास्ट क्लास में आपने लिख ली है। ये ईएम वेव की बात हो रही है। अब टेलीविजन से जो वेव निकल रही है, मेनली ये रेडियो वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। तो ये गामा रेज है, हाई एनर्जी रेज। यहां पे जो चीज नोट करनी है वो ध्यान दें, ये डीएनए के बराबर साइज की है, रिलेटिव साइज लिखी हुई है ना, मतलब वेवलेंथ। किसी वेव की साइज को वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्ट्रावायलेट की जो साइज होती है वो डीएनए के इक्विवेलेंट है। यहां किसके इक्विवेलेंट है, ये रीड करते जाना। ये अभी सबसे कम वेवलेंथ में है हम। विजिबल विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो किसकी साइज के इक्वल होती है या कंपेरेबल होती है, बैक्टीरिया की साइज के। चाहो तो ये लिख सकते हो, आपको याद रखने में आसानी होगी। फिर से देख लो, मैंने फिर से बिगनिंग से कर दिया।
ये साइज की इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं आप, इससे आपको आसानी होगी। ये सन से लाइट आ रही है, ये सन है, उसको दिखाया है ईएम वेव है। ये देखें, गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट होती है। ये लिखते जाएं आप, ये आपके लिए काम का है। इसमें मैं देख रहा हूँ क्या है। Yes, again, is this that we go to you on should stay close then. मेरी साउंड आ रही है आप सबको? अच्छा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया था, ऐप में कुछ तो प्रॉब्लम आने लगी है। ये दूसरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस और नो? ठीक है, इसको आगे प्ले कर रहा हूं मैं। ये रिलेटिव साइज है अल्ट्रावायलेट रेज की डीएनए के इक्वल। विजिबल रेज बैक्टीरिया, साइज बढ़ती जा रही है, वेवलेंथ की बात हो रही है, वेवलेंथ। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है, ये पिन है कोई उसकी टिप के बराबर। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की वेवलेंथ थोड़ी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, वेवलेंथ दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस एक डाइस के बराबर है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, ध्यान देना। रेडियो वेव, रेडियो वेव की वेवलेंथ माउंटेन रेंज के बराबर, माउंटेन को क्रॉस कर सकते हैं आसानी से। तो ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। अब आगे देखें, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगला इसी पे आने वाले हैं, फिर आपको दिखाएंगे। पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे फिर आपको दिखाते हैं। ये स्क्रीन दिख रही है सबको दूसरी?
ओके, देखो आगे करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हमने किया था। नेक्स्ट लिखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अच्छा, आप ये बताएं कि आप सनलाइट में खड़े हो जाएं, सनलाइट में, बाहर धूप में खड़े हो जाएं, आपको क्या फील होगा? सन से जो एनर्जी आ रही है आपकी बॉडी पे, वो कंटिन्यूअसली आ रही है या एनर्जी आने में गैप है? आंसर ये है कि सन से जो एनर्जी आ रही है हमारी बॉडी पे, वो डिसकंटिन्यूअस है, बट हम इसको परसीव नहीं कर पाते। सन से जो एनर्जी आ रही है वो डिसकंटिन्यूअस है, पैकेट्स के फॉर्म में आती है, पैकेट्स के फॉर्म में आती है एनर्जी, कंटिन्यूअस नहीं है। बट इन दो पैकेट्स के इंसिडेंट होने में इतना स्मॉल टाइम इंटरवल है कि हम उसको परसीव नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी पे कंटिन्यूअसली एनर्जी आ रही है। तो पहला पॉइंट लिखें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, द एमिशन और एब्जॉर्प्शन, एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज डिसकंटिन्यूअस। भाई एमिशन डिसकंटिन्यूअस होगा तो एब्जॉर्प्शन अपने आप डिसकंटिन्यूअस हुआ। एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज डिसकंटिन्यूअस, full stop. It occurs in the form of wave packets. It occurs in the form of wave packets. ये जो आपने बॉक्स बनाए हैं इनका नाम है वेव पैकेट। वेव पैकेट, और वेव पैकेट का दूसरा नाम है क्वांटा और फोटोन। फर्दर लिख लें, द वेव पैकेट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटा और फोटोन। व्हाइट लाइट अगर है तो फोटोन, विजिबल लाइट है तो फोटोन। व्हाइट लाइट और विजिबल लाइट के क्वांटा को फोटोन कहते हैं। व्हाइट लाइट के क्वांटा का दूसरा नाम है फोटोन। आप लिख सकते हैं व्हाट इज फोटोन? इट इज द क्वांटा ऑफ व्हाइट लाइट, क्वांटा ऑफ विजिबल लाइट। अब अगर आपको देखना हो कि ये क्वांटा है क्या, ये कैसा दिखता है, तो आप इसको बना सकते हैं। अगर आप एक क्वांटा के अंदर स्टडी करें कि है क्या, तो ये है वेव पैकेट, नाम ही है इसका वेव पैकेट।
मतलब इसमें किसकी पैकिंग की गई है, इस पैकेट के अंदर क्या है, इस पैकेट के अंदर वेव की पैकिंग की गई है। इस पैकेट के अंदर कई कई वेव्स की पैकिंग की गई है, एक वेव की नहीं, कई कई वेव की। नंबर ऑफ वेव्स आर देयर, बट सेंटर पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा। कई वेव के पैकेट को वेव पैकेट कहते हैं। हाँ बेटा, ये आपका क्वेश्चन, कुशल बेटा, आपका ये क्वेश्चन शायद आइंस्टाइन भी आंसर ना कर पाए। ये थ्योरी जिसको समझ में आ गई वो साइंटिस्ट कैटेगरी का होगा, आइंस्टाइन के टक्कर का होगा। जितना सोचोगे उतना ही कंफ्यूज्ड होंगे, इसलिए अभी हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जा सकते। देखो, हम इंसानों की लिमिटेशन क्या है, हम पार्टिकल नेचर को तो डिटेक्ट कर लेते हैं, पार्टिकल नेचर से तो डील कर लेते हैं। सेपरेटली बात करें तो वेव नेचर से भी डील कर लेते हैं सेपरेटली, बट कुछ ऐसा है जो वेव और पार्टिकल दोनों हैं, उससे डील नहीं कर पाते। आप जो फिजिक्स पढ़ते होंगे बेटा, अभी पढ़ रहे होंगे, वो फिजिक्स कहलाती है न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं उसको, जो आप पढ़ रहे हैं अभी बेटा। उसमें क्या है, F इक्वल टू एम ए है, मेन तो यही है। और एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये इक्वेशन है उसकी। इसको कहते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। हम न्यूटोनियन फिजिक्स से बहुत आगे जा चुके हैं। इस थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं। ये थ्योरी डील करती है ड्यूअल नेचर से। ड्यूअल नेचर मतलब क्वांटम फिजिक्स। हम जो कुछ अभी लिख रहे हैं बेटा, वो क्वांटम फिजिक्स लिख रहे हैं। आप सोचिए, आप क्वांटम फिजिक्स इतने जल्दी कैसे समझ जाएंगे जब आपने अभी न्यूटोनियन फिजिक्स ही नहीं पढ़ी पूरी। तो देखो, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं मैं, इवन आईआईटी लेवल तक और एम्स लेवल तक आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, एटलीस्ट इन दिस पार्ट क्वांटम फिजिक्स, कि आखिर ये कैसे विजुलाइज करें ड्यूअल नेचर। आप बस याद कर लो कि फोटोन ये होता है, बस। जब फ्यूचर में अगर आप इस फील्ड में रिसर्च करने गए क्वांटम फिजिक्स में, तो आपको डील करना पड़ेगा, तब ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है, तो मैं उसका तो सीधा रिजल्ट बता रहा हूं आपको। आप लिख लें कि फोटोन क्या है, एक वेव पैकेट है, व्हाइट लाइट का वेव पैकेट। वेव पैकेट में कई कई वेव्स हैं, सेंटर पे उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। इन सारी वेव को सिंगल वेव से भी दिखा सकते हैं, इन सारी वेव्स को एक सिंगल वेव से दिखा सकते हैं, इस तरह से। सेंटर पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा। और बेटर वे में अगर रिप्रेजेंट करें तो ऐसे दिखा सकते हैं। अगर आपको और बेटर वे में दिखाना है तो आप ऐसे दिखाएं इसको। रियलिटी में वेव इस तरह से प्रोसीड करती है, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड बढ़ता है, सेंटर पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा, सेंटर पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा। तो ये है फोटोन। व्हाइट लाइट के लिए फोटोन, और बाकी रेडियो, अल्ट्रा, माइक्रो जितनी भी है उन सब के लिए क्वांटा। क्वांटा ऑफ व्हाइट लाइट इज नोन एज फोटोन। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन किसके फॉर्म में होता है, वेव पैकेट के फॉर्म में या क्वांटा के फॉर्म में।
क्लियर है आप सबको? दूसरा पॉइंट लिखो। बस इतना आप समझ गए, ये भी बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चों को फोटोन ही समझ में नहीं आता कि है क्या। दूसरा पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट, पहली बात तो उनने की कि लाइट का जो एमिशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो फोटोन के फॉर्म में है, क्वांटा के फॉर्म में है। अब कितनी एनर्जी है एक वेव पैकेट के पास? एक पैकेट में कितनी एनर्जी है? तो इसके लिए दूसरा पॉइंट, इन्होंने कहा कि एक वेव पैकेट में जो भी एनर्जी है वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल। तो लिखें सेकंड पॉइंट, द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच वेव पैकेट, the energy associated with each wave packet is directly proportional to the frequency of the wave of wave packet. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसे डिनोट करते हैं एच से, इक्वल टू एच न्यू। इस इक्वेशन का नाम आप जानते हैं, ये इक्वेशन कहलाती है प्लैंक्स इक्वेशन। तो एच न्यू इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद वन फोटोन और वन वेव पैकेट। एनर्जी एसोसिएटेड विद वन वेव पैकेट इक्वल टू एच न्यू। और न्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, सी अपॉन लैम्डा, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो न्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा। सो दिस मच एनर्जी इज एसोसिएटेड विद वन वेव पैकेट। लिख लिया पॉइंट नंबर 2 सबने? गुड। नाउ राइट डाउन पॉइंट नंबर 3। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। आगे पूरे चैप्टर में ये वर्ड बार बार आने वाला है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। स्पेलिंग पे ध्यान देना, TIZA या TISA, दोनों स्पेलिंग करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं। आपको पता ही है कि इंग्लिश का कोई भरोसा नहीं है, इंग्लिश में कुछ भी हो सकता है। अलग अलग कंट्री की इंग्लिश में स्पेलिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट लाइक सन, एनी ऑब्जेक्ट एनर्जी एमिट करे, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो कितनी एनर्जी एमिट हो सकती है? जो भी एनर्जी एमिट होगी वो या तो एच न्यू होगी अगर एक वेव पैकेट आया तो, या फिर एनर्जी होगी 2h न्यू अगर दो वेव पैकेट आए,
या एनर्जी होगी 3h न्यू अगर 3 वेव पैकेट आए। क्या एनर्जी 1.8 h न्यू एमिट हो सकती है? आंसर है नो। एनर्जी 1.8 h न्यू एमिट नहीं हो सकती। तो जो भी एनर्जी एमिट होगी वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगी? एनर्जी एमिटेड किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगी? एच न्यू के। एक वेव पैकेट की एनर्जी के मल्टीपल होगी कि नहीं एच न्यू के मल्टीपल में? इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। एनर्जी की वैल्यूज को फिक्स कर देना, किसी भी चीज की किसी भी क्वांटिटी की वैल्यूज को फिक्स कर देना क्वांटाइजेशन कहलाता है। तो क्वांटाइजेशन की डिक्शनरी मीनिंग है फिक्सिंग द वैल्यूज। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपकी मदर ने चपाती का क्वांटाइजेशन कर दिया। चपाती का, आपको जो रोटी खिलाई जा रही है उसका क्वांटाइजेशन कर दिया और ये कहा कि आपको रोटी जो भी मिलेगी, चपाती जो भी मिलेगी वो इवन नंबर में होगी। इवन नंबर मतलब एक नंबर फिक्स कर दिया, या तो 2 मिलेंगी या 4 मिलेंगी या 6 मिलेंगी। आप सोचो कि आपको भूख है 5 चपाती की, तो 5 नहीं मिलने वाले। तो आपकी मदर ने चपाती का क्या कर दिया? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन वर्ड की मीनिंग क्लियर है आप सबको? क्वांटाइजेशन वर्ड बिल्कुल क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट है इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो लिख लें स्टेटमेंट इसका, एनर्जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन। एनर्जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन is an integral multiple of h nu. Energy emission or absorption is an integral multiple of h nu. n एक इंटीजर है, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है ये सबको? इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब एक प्रॉब्लम आई कंपटीशन में, वो ये है, तीनों पॉइंट हैं बस। अब एक प्रॉब्लम लिखो, ये पुरानी प्रॉब्लम है, जेई में आई हुई। उन्होंने पूछा कि इक्वल टू एच न्यू इक्वेशन से रेडिएशन का कौन सा नेचर कंफर्म होता है? वेव, पार्टिकल, बोथ। तीनों ऑप्शन है आपके पास बस। विच नेचर is confirmed by equation E equal to h nu?
वेव नेचर, पार्टिकल नेचर और बोथ? तो करेक्ट आंसर है बोथ। करेक्ट आंसर है बोथ। अब ये विजुलाइज करना आसान नहीं है। रियलिटी में वो ये कहते हैं कि जो न्यू है वो वेव नेचर के लिए है और ई है पार्टिकल नेचर के लिए। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इक्वल टू एच न्यू बन गया। कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा फोटोन एक पार्टिकल है। फोटोन एक पार्टिकल है, बट पार्टिकल किससे मिलके बना हुआ है? फोटोन एक पार्टिकल है, बट पार्टिकल किससे मिलके बना हुआ है? वेव से। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम पार्टिकल भी है और वेव भी है। अब ये ड्यूअल नेचर विजुलाइज करना डिफिकल्ट काम है। तो एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस एनसीईआरटी बुक में लिखा है, वो ये है कि जब लाइट मीडियम में ट्रेवल करती है, वाइल ट्रेवलिंग, जब लाइट मीडियम में ट्रेवल करती है तब वो वेव होती है, तब उसका वेव बिहेवियर होता है। सनलाइट से अगर आप कंपेयर करें, ऐसे सोचें सन से आपकी बॉडी पर लाइट आ रही है, जब बॉडी पर लाइट आ रही है तो पहले उसमें वेव करेक्टर होगा, यहाँ वेव करेक्टर शो करेगा। बट जैसे ही आपकी बॉडी पे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होते ही उसका नेचर बदल जाएगा, पार्टिकल हो जाएगा। तो जैसे ही मीडियम से, आप सोचो आप मीडियम है, जैसे ही मीडियम से लाइट का इंटरेक्शन होगा उसका नेचर बदल जाएगा, पार्टिकल नेचर होता है। तो ये सेंटेंस आप नोट कर लें, बहुत बढ़िया सेंटेंस है कि ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन लाइट बिहेव्स एज वेव, while during the interaction with the medium, light behaves as particle. चैप्टर चल रहा है, ठीक है। अब आप लोग एनसीईआरटी ओपन करें, जल्दी करें। एनसीईआरटी बुक ओपन करें। ओके, ओपन कर ली एनसीईआरटी बुक। इसमें देखें एक हेडिंग पड़ी होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बिल्कुल आखिरी में एक टेबल बनी है 2.2। मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, इसका पेज नंबर 39 है। मिल गया सबको टेबल 2.2? यस और नो? जल्दी करो। अच्छा, टेबल 2 के नीचे जो पैराग्राफ लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो लिखा है ना, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट। ये पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ें, पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ें। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन,
द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने, आप देखें एनसीईआरटी में। द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पोज्ड अ डायलेमा फॉर साइंटिस्ट्स। ऑन द अदर हैंड इट कुड एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अभी डिस्कस करेंगे, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर के लिए हैं, पार्टिकल नेचर के लिए लिखा। इट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द नोन वेव बिहेवियर। तो लाइट के वेव नेचर से ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं होते। इसको आगे पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। मिल गया सबको? फिर लिखा होगा बिल्कुल क्लीन, वी फाइंड दैट, इसको अंडरलाइन करें। वी फाइंड दैट लाइट बिहेव्स आइदर एज वेव और एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स whenever radiation interacts, ध्यान देना, whenever radiation interacts with the matter, it displays particle like properties. It displays particle like properties in contrast to the wave like properties which it exhibits when it propagates. तो ध्यान से पढ़ें, वो ये है ओवरऑल कि जब लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट करता है तो वेव नेचर एग्जिबिट करता है, और जब मीडियम से इंटरेक्ट करता है तो पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करता है। लाइट में ड्यूअल नेचर होता है, ये बात किसने कही थी अगर नाम पूछा जाए साइंटिस्ट का? लाइट में ड्यूअल नेचर होता है, ये बात का, इस बात का क्रेडिट किसको देंगे? मैक्स प्लैंक। प्लैंक क्वांटम थ्योरी इसी पे ही बेस्ड है, ड्यूअल नेचर पर। और आइंस्टाइन ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यूज किया। तो ये थ्योरी बहुत बड़ी थ्योरी है जिसमें ड्यूअल नेचर की बात की गई है। तो आपसे पूछा जाए कि E इक्वल टू एच न्यू से कौन सा नेचर पता लगता है, तो आंसर है ड्यूअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल। अब इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते रहते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या आते हैं? जैसे वो कहें कि बताओ आपके पास एक रेड कलर का फोटोन है और एक ब्लू कलर का फोटोन है। रेड कलर और ब्लू कलर के फोटोन है आपके पास, कंपेयर करो एनर्जी इनकी, किसके पास एनर्जी कम है, किसके पास ज्यादा है। तो आप प्लैंक्स इक्वेशन यूज करेंगे, E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। आपको मालूम है कि रेड कलर का लैम्डा ज्यादा होता है तो एनर्जी कम होगी। दूसरी प्रॉब्लम आई, वो ये है, लिखें जल्दी जल्दी, कि भाई आपके पास एक बल्ब है, एक बल्ब है, और बल्ब में आप जानते हैं फिलामेंट होता है। फिलामेंट हीट अप होके लाइट एमिट करता है। पुराने जमाने के बल्ब की बात कर रहा हूं। मान लीजिए जो बल्ब है उस पे लिखा है 100 वाट, बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वाट, और जो यहाँ पे फोटोन एमिट हो रहे हैं, फोटोन एमिट हो रहे हैं, उनकी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं। फोटोन जो एमिट हुए उसकी वेवलेंथ ये है।
आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by bulb per second. Number of photons emitted by bulb per second. प्रॉब्लम समझ में आ गई आप सबको? हाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट H की वैल्यू क्या है? बहुत बढ़िया, ये वहां पे मिस हो गया, लिख लें, ये तो याद होना चाहिए वैसे। कौन बताएगा? 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट H की वैल्यू। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द बल्ब पर सेकंड। फास्ट करो, इतनी देर की प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पे सबसे पहले तो 100 वाट का मतलब पता होना चाहिए। 100 वाट। आप कभी नोटिस करें किसी जगह पे खड़े हों जहां मजदूर काम करते हैं या जहां रिक्शा चलाने वाले इकट्ठे होते हैं, कभी उनकी बातों को ध्यान से सुने, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही साइंटिफिक है। वो बातें करते करते आपस में कहते हैं कि आज तो मेरी वाट लग गई। जिस दिन वो ज्यादा काम कर लेते हैं तब वो कहते हैं आज तो मेरी वाट लग गई। क्या मतलब इसका? बहुत ही साइंटिफिक सेंटेंस है ये। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड, इट इज द यूनिट ऑफ पावर। बिल्कुल ठीक आंसर है, यूनिट ऑफ पावर। जूल वर्क की यूनिट है, तो वर्क डन पर सेकंड इज नोन एज पावर। और सबसे ज्यादा 1 सेकंड में काम कौन कर सकता है, कौन दौड़ सकता है? वो होता है हॉर्स। इसलिए यूनिट बन गई हॉर्स पावर। चलो वो दूसरी कहानी है, पर मैं यहाँ पे आता हूं कि जब वो इवन जो साइंस नहीं जानते वो भी ये लैंग्वेज बोलते हैं। जब वो ज्यादा काम कर लेते हैं तो कहते हैं आज मेरी वाट लग गई। वाट लग गई मतलब पर सेकंड उन्होंने ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी, ज्यादा काम कर लिया। तो पर सेकंड कितनी एनर्जी आ रही है? 100 वाट का मतलब क्या है? बल्ब पर सेकंड कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है? बल्ब पर सेकंड 100 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है पर सेकंड। यही मतलब है ना 100 वाट का, 100 जूल पर सेकंड। और फिर प्लैंक्स इक्वेशन में वैल्यू रख दो, क्योंकि पर सेकंड ही फोटोन बताने हैं।
पर सेकंड फोटोन निकाल लें तो बस इसमें वैल्यू रख लो। आपके पास सारे डाटा हैं। पर सेकंड एनर्जी कितनी एमिट हो रही है, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, सी क्या है, लैम्डा आपको गिवन ही है 5000 मीटर में बदल लेंगे। केवल अननोन है एन, निकाल देंगे। प्रॉब्लम समझ में आ गई आप सबको? तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कंक्लूजन क्या है? 3 पॉइंट तो आपने लिख लिए, बट कंक्लूजन सीधा सा ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, जो अभी सेंटेंस आप पढ़ रहे थे वही है। वो ये है, EM radiation exhibit dual nature. EM radiation exhibit dual nature. EM रेडिएशन को आप लाइट भी कह सकते हैं। Exhibit dual nature. It behaves as wave. It behaves as wave while propagation and as particle when interacts with the medium. तो EM रेडिएशन में ड्यूअल नेचर होता है, ये बात कही थी मैक्स प्लैंक ने। तो देखें ड्यूअल का मतलब क्या है, फर्दर एक्सप्लोर करें ड्यूअल को। ड्यूअल का मतलब है वेव एंड पार्टिकल। ठीक है, तो लिखें कौन से एक्सपेरिमेंट हैं, कौन से फिनोमिना हैं जिनकी हेल्प से पार्टिकल नेचर पता लगता है। पार्टिकल नेचर कौन से फिनोमिना से पता लगा? तो जो आपके सिलेबस में है केमिस्ट्री में जो है वो एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पार्टिकल नेचर का पता लगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपके पास एनसीईआरटी है तो ये है हेडिंग नंबर 2.3.2। हेडिंग पढ़ी है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मिल गया सबको? इसमें 4 एक्सपेरिमेंट लिखे हैं। पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीसरा है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, फोर्थ है
line spectra of atoms with special reference to hydrogen। मतलब एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन का लेंगे, इसमें सीधा है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। तो फिनोमिना के नाम लिख लें जो ये बताते हैं कि रेडिएशन में पार्टिकल नेचर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, variation of heat capacity with temperature, fourth, line spectra of atoms। अगर इन चार फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है, इनको समझना है, तो आपको रेडिएशन को क्या मानना पड़ेगा? पार्टिकल मानना पड़ेगा। आपके सिलेबस में केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ, वो है फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकंड एंड थर्ड आपको फिजिक्स में पढ़ाए जाएंगे। सेकंड पढ़ाया जाएगा, सेकंड और थर्ड दोनों आएंगे फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाई जाएगी। फिजिक्स एनसीईआरटी में इनका डिटेल आपको मिलेगा। पर यहाँ पे केमिस्ट्री में मैं इनकी बात करूंगा, फिनोमिना क्या होते हैं ये बताएंगे, पर ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट इनका आपको आइडिया देंगे कि ये होते क्या हैं। बट फर्स्ट और फोर्थ फिनोमिना हम डिटेल्ड एक्सप्लोर करने वाले हैं। केमिस्ट्री में ये दोनों का डिटेल है। तो ये 4 फिनोमिना है जिनसे रेडिएशन का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन होता है। और वेव नेचर के लिए केवल आपको नेम लिखना है। ये सब फिजिक्स में पढ़ाए जाएंगे दोनों। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन अगर आपको समझना है, इन दोनों को अगर समझना है, तो लाइट को वेव मानना पड़ेगा। तो सीधे सीधे कहें कि लाइट में ड्यूअल नेचर होता है, या ये कहें रेडिएशन में ड्यूअल नेचर होता है। वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए पार्टिकल नेचर लेना पड़ेगा, कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए वेव नेचर लेना पड़ेगा। कंक्लूजन ये है कि ड्यूअल नेचर होता है, और एक वक्त में कौन सा आएगा ये ध्यान देना है। जब मीडियम में ट्रेवल करेंगे रेडिएशन तो वेव नेचर, जब मीडियम में प्रेजेंट पार्टिकल से इंटरेक्शन होगा, मीडियम में प्रेजेंट पार्टिकल से इंटरेक्शन होगा लाइट का, तो फिर लाइट भी कौन सा नेचर शो करेगी? पार्टिकल नेचर। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है आपको? क्या हम करने जा रहे हैं फर्दर? बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा समझ रहे हैं। ज्यादातर बच्चे समझने में स्ट्रगल कर जाते हैं, जहां ड्यूअल नेचर आता है उनको तकलीफ होने लगती है, पर आप अच्छा कैच कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है सबको? अब 1 बाय 1 लेंगे इनको। राइट डाउन फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये लिख लिया आप सबने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
सबसे पहले तो लिख लें कि ये फिनोमिना लाइट का कौन सा नेचर प्रूव करता है। ये दिमाग में रखें, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये ऑब्जेक्टिव में आते रहते हैं। पार्टिकल नेचर मिलता है लाइट का इससे। व्हाट इज दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो देखें ध्यान से, ये हमारे पास कोई मेटल है और मेटल पे आपने लाइट इंसिडेंट कराई। आपने लाइट इंसिडेंट कराई, मान लीजिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, ν1 फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे आ रही है। तो जब इस पे लाइट आई तो इससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ। समझ लें ध्यान से, ये मेटल है और मेटल के अंदर कई कई इलेक्ट्रॉन है। मेटल की तो पहचान ही होती है इलेक्ट्रॉन्स होना। फ्रीक्वेंसी ν1 है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ। फ्रीक्वेंसी थोड़ी और बढ़ी, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ। फ्रीक्वेंसी थोड़ी और बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ। हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं इंसिडेंट लाइट की। बट एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिसको कहते हैं न्यू नॉट। जब न्यू नॉट आती है एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन अंदर से चल के सरफेस तक आ पाते हैं, केवल सरफेस तक। सरफेस तक आ पाते हैं इलेक्ट्रॉन जब न्यू नॉट एनर्जी आती है। और न्यू नॉट से ज्यादा एनर्जी आई, इससे भी ज्यादा एनर्जी आई, तो इलेक्ट्रॉन सीधे निकलते हैं बाहर। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है मेटल से, तो इसका नाम बदल जाता है, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। जब तक मेटल के अंदर है तब तक नाम है इलेक्ट्रॉन, और मेटल के बाहर आते ही नाम बदल गया। क्या बन गया? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों ये नाम पड़ गया फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आने पर? मेटल से बाहर आने पे ये नाम क्यों पड़ गया इसका फोटो इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन ही कहते ना। तो आंसर है, इस इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में, मेटल से बाहर आने में किसका योगदान है? कौन इन्वॉल्व है? आंसर है लाइट। लाइट रिस्पॉन्सिबल है इसको इजेक्ट कराने में, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का नाम पड़ गया फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आ जाते हैं, मेटल के बाहर सरफेस तक आ जाते हैं जब न्यू नॉट रेडिएशन की लाइट इंसिडेंट होती है। न्यू नॉट रेडिएशन को, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी को स्पेशल नाम दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। तो लिख लें फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन क्या है इसकी?
तो लिखें द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, the ejection of electrons from a metal when light of certain minimum frequency strike on it, आशीष बेटे एक तो नंबर 1 हमने अभी ये टॉपिक शुरू किया है। नंबर 2 फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूं, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। मैक्स प्लैंक ने कहा था कि जब रेडिएशन मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसमें वेव नेचर होता है। शायद आप अभी अभी थोड़ी देर पहले की बात भूल गए हैं। तो जब रेडिएशन मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसमें वेव नेचर होता है और उसकी एनर्जी वेव की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, E=h². फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ रही है, तो एक सर्टेन एनर्जी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। ये तो एक्सपेरिमेंट है, अभी इसको लिंक करेंगे पार्टिकल नेचर से, बताएंगे, बट ये तो मैं एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूं, अभी थोड़ी कोई थ्योरी लिख रहा हूं मैं, कंसेप्ट। ये तो हमने देखा है, ऑब्जर्वेशन है, वो लिख रहा हूं। डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा अभी मैं। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेनेशन तो अभी आएगा कि ऐसा क्यों। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल when light of certain minimum frequency strike on it, comma, is known as photoelectric effect, PEE लिख रहा हूं मैं, is known as photoelectric effect। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, स्पेशल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, इसको आप लिख सकते हैं C/λ0, ये स्पेशल लैम्डा नॉट होगा। लैम्डा नॉट का नाम है कट ऑफ वेवलेंथ। ये तो टर्मिनोलॉजी है, अभी हमने कुछ कंसेप्ट की बात नहीं की, ये तो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, बस नेमिंग पढ़ रहे हैं कि इसको ये नाम देते हैं, इसको ये नाम देते हैं। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालें तो उसका नाम है वर्क फंक्शन। इसे डिनोट करते हैं W0 से। व्हाट इज वर्क फंक्शन, तो आंसर ये है कि जब वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी आती है, जब वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी इंसिडेंट होती है, जब न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से
मूव नहीं करते, सरफेस तक तो आ जाते हैं, दे रीच अप टू सरफेस, इसके बाद बाहर नहीं जाते। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कोई स्पीड नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 रहती है, बस वो इंटीरियर से सरफेस तक आते हैं। तो डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज वर्क फंक्शन। तो हम इसको मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तो हो गया, सरफेस तक तो आ ही गए, बस उनमें स्पीड नहीं है, काइनेटिक एनर्जी अभी 0 है। तो लिख लें व्हाट इज वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन the minimum energy of incident radiation required for the ejection of electron from a metal is known as work function। अक्सर ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और ये प्रॉब्लम आई हुई है कि वर्क फंक्शन की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, इंसिडेंट रेडिएशन या मेटल। वर्क फंक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, वर्क फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करेगी मेटल पे। इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करती। वर्क फंक्शन की रिक्वायरमेंट तो मेटल बताएगा ना, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा लाइट। लाइट के पास तो कई फ्रीक्वेंसीज हैं, तो लाइट तो है सोर्स ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी उस सोर्स से लेनी है ये कौन तय करेगा, मेटल। ऐसे समझिए, आप में से कई बच्चे आईटी ड्रीम कर रहे होंगे, आप में से कई बच्चे केवल एनआईटी में एडमिशन से खुश होंगे, कुछ बच्चे एम्स ड्रीम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कहीं भी मिल जाए, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में मेडिकल मिल जाए। अलग अलग एस्पायरेशंस हैं। अब आपको कितना हार्ड वर्क करना है ये आप तय करेंगे या ये एग्जाम तय करेंगे। हाउ मच हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड कौन तय करेगा, आंसर है एग्जाम तय करेंगे। हार्ड वर्क कितना रिक्वायर्ड है ये एग्जाम तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। यू आर द सोर्स, यू आर गोइंग टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट, और अगर वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर पाए तो आप यहां एडमिशन पा लेंगे। तो यू आर लाइक ए लाइट एंड दीज एग्जाम्स आर लाइक ए मेटल। मान लीजिए आपको स्कूल के यूनिट टेस्ट देना है तो कम मेहनत करनी पड़ेगी,
तो आपको हार्ड वर्क कितना करना है ये कौन तय कर रहा है? आप तय कर रहे हैं या एग्जाम? समझ में आ रहा है कि नहीं? लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन मेटल से इजेक्ट होने, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने में कितना खर्च होगा? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में कितना एनर्जी लगेगी ये कौन तय करेगा? मेटल। और उस एनर्जी को फुलफिल कौन कर रहा है? लाइट। तो फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा? मेटल पे। बहुत बढ़िया। आप देखें, अभी जो टेबल देखी थी एनसीईआरटी में उसको देख लें, फिर मैं फ्री करता हूं। डिटेल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। उसी टेबल को देखें, टेबल 2.2। इसमें एक रो में मेटल लिखी हुई है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर। मिल गई टेबल सबको? और दूसरे रो में वर्क फंक्शन लिखा हुआ है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की यूनिट लिखी हुई है ई नॉट, ईवी, सॉरी, ईवी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये जो एनर्जी लिखी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सेकेंड रो में। और आप इसको चाहें तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। चलो जूल में कन्वर्ट करने की अभी हमें जरूरत नहीं है, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखेंगे। अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है, लिथियम का वर्क फंक्शन है 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम का उससे कम है थोड़ा 2.3, पोटेशियम का और कम 2.25। इन तीन डाटा से ये बात हमें समझ में आती है कि पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वर्क फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज होगा। Mg के लिए वर्क फंक्शन है 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉपर के लिए 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिल्वर के लिए 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को इंटीरियर से सरफेस तक लाने में। इंटीरियर से सरफेस तक लाने में इतनी एनर्जी लग जाएगी। अब इसको ग्राफ पे दिखाना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कैसे करना है। अभी तो हमने डेफिनेशन लिखी मात्र, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। आज का आपको समझ में आना बेहद जरूरी है। कोई भी ऐसा है जिसे आज की बात समझ में ना आई हो? ध्यान रखना, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के डेप्थ में एंट्री कर रहे हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आती हैं तो आगे पूरी केमिस्ट्री में धीरे धीरे आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई चीज टफ भी होती है।